Hello friends, again welcome back to Chanakya Group of Economics. So last 25 days preparation through MCQ सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 और इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे 25 MCQs. ठीक है, सो 25 MCQs हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो अपने पेन और पेपर ठीक है अपने पास रख लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी पेन और पेपर यूज करने की. अपना देखिए कि आपका पोटेंशियल किस लेवल का है, आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं. तो एक्टिव पार्टिसिपेशन करिएगा, लाइव चैट ऑन है. और एक क्वारीज आ रही थी स्टूडेंट की कि ऑनलाइन बैच से रिलेटेड, तो ऑनलाइन बैचेस अभी बंद हो चुके हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम शुरू है. ठीक है, जो नेक्स्ट मंथ जो इसके बाद वाले बैचेस होंगे एग्जाम के बाद शुरू होंगे मे बी 15 नवंबर से. ठीक है, और जो कोर्स की वैलिडिटी है अभी तक, ठीक है, कुछ बच्चे वैलिडिटी पूछ रहे थे, जिसकी वैलिडिटी है जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो रिजल्ट आने तक कोर्स वैलिड रहेगा. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, आप आराम से एग्जाम दीजिए अपने, इसकी टेंशन मत लीजिए. ठीक है, तो मतलब 1 या 1.5 महीने लगता है रिजल्ट आने पे, तो एग्जाम के बाद भी 1 या 1.5 महीने तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो वैलिड रहेगा. चलिए अगेन हम लोग शुरू करते हैं. ठीक है, 25 MCQs हैं और 25 MCQs में से कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ठीक हों, क्योंकि जो लेवल है एग्जाम में इससे लेवल थोड़ा ऊपर आने वाला है. ठीक है, इससे नीचे लेवल नहीं आने वाला. चलिए, सो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लिंडाल टैक्सेस. ठीक है, पब्लिक फाइनेंस से हम लोग पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है, तो हम लोग सभी ऑल्टरनेटिव डिस्कस नहीं करेंगे, जो राइट ऑल्टरनेटिव है वही डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो राइट ऑल्टरनेटिव क्या है, आप आंसर करिएगा अपने लाइव चैट में. सो लिंडाल टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इन विच, ठीक है, लिंडाल टैक्सेस. ठीक, तो जो लिंडाल का टैक्सेस था लास्ट हमने वीडियो में किया भी था. ठीक, तो लिंडाल टैक्सेस किसके बारे में बात करता है, ठीक है, ये बताना है. दैट इज इंडिविजुअल्स पे फॉर पब्लिक गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट्स, या प्राइवेट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट्स, या इंडिविजुअल पे फॉर द पब्लिक गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर विलिंगनेस टू पे, या फिर पब्लिक गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज यूटिलिटी. ठीक है, कुछ ऑल्टरनेटिव आपको जो कुछ ऑल्टरनेटिव बेतुके होते हैं, ठीक है, जिसका कोई रिलेशन इतना ज़्यादा होता नहीं है, उनको तो आप पहले ही रिमूव करिएगा. ठीक है, क्योंकि लिंडाल जो टैक्सेस है पब्लिक इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक गुड से डील करता है, तो प्राइवेट वाले को तो बिल्कुल ही काट दो आप. ठीक, और जो डी है बिल्कुल ये भी अनरियलिस्टिक लग रहा है, एवरेज यूटिलिटी. ऐसा कभी सुना है एवरेज यूटिलिटी? नहीं सुना, तो ये भी काट दीजिए. ठीक है, तो जो आंसर राइट आंसर है इसमें जो ए है बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट्स. और बेनिफिट प्रिंसिपल हमने किया था ना लास्ट वीडियो में, दैट इज बाय लिंडाल. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आज थ्योरेटिकल कुछ ज्यादा रहने वाला है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी 2014 में. ठीक है, तो ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो इसका क्या मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो बताना है. ठीक है, मतलब कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है. तो 3 पॉइंट रिलेटेड है, 1 पॉइंट रिलेटेड नहीं है. ठीक, चलिए थोड़ा सा अपना माइंड यूज करिए, फिर हमें बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए. एक बार फिर बता देता हूँ, ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन ये का मतलब होता है कि सभी तक, सभी इंडिविजुअल तक, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी तक फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी हो, फाइनेंशियल एक्सेस हो, बैंकिंग फैसिलिटीज हो, ठीक है, और क्रेडिट फैसिलिटीज हो, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक, तो अब लोग हम देखते हैं कि राइट आंसर क्या है. ठीक, सो नॉट पूछा हुआ है, सो एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अनबैंक्ड एरियाज बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद रीचिंग आउट द पीपल हु आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, ये भी करेक्ट है. प्रोवाइड एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट पीपल्स नीड, बिल्कुल ये भी ठीक है. लोगों तक पहुंचाना है ना फाइनेंशियल सर्विसेज. जो इसमें करेक्ट नहीं है वो ये वाला, इनहेंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी एक मेन एम नहीं है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, तो ये वाला गलत है. ठीक है, मतलब नॉट रिलेटेड है. सो आंसर के अकॉर्डिंग तो यही करेक्ट है, ठीक, विच इज नॉट रिलेटेड, डी जिसका भी आंसर करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी अप्रोच. ठीक है, लास्ट टाइम हमने कैपेबिलिटी अप्रोच किया था ना, अमृता सेन का, AK सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच किया था. अगर आपको डेट पता है ना कैपेबिलिटी अप्रोच की, तो डेट एक बार कमेंट करेंगे कि डेट कौन सी है. ठीक, अब हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी. तो लास्ट टाइम तो कैपेबिलिटी अप्रोच किया था, ठीक है, बेसिक नीड्स. तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि कौन सी चीज AK सेन के अकॉर्डिंग इसमें इंक्लूड होती है. ठीक, तो राइट आंसर जो है वो फटाफट कमेंट करेंगे. अगर ज़्यादा वीडियो थोड़ा लगता है कि आपको टाइम चाहिए तो पॉज भी कर सकते हो. ठीक, सो ह्यूमन बींग्स आर मीन्स टू एन एंड, एंड एंड इज इनकम जनरेशन,
इनकम इज अ मीन्स टू एन एंड एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड इट व्यूज गोल्स ऑफ डेवलपमेंट एज एक्सपेंशन ऑफ पीपल्स फ्रीडम, नॉट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, या फिर हायर प्राइस लीड टू राइज इन इनकम एंड एंटाइटलमेंट टू द रीच द गोल। अगेन फिर बोला है कुछ ऑल्टरनेटिव ऐसे होंगे जो बेतुके होंगे, ठीक है, जैसे ये जो डी है बिल्कुल बेतुका सा, कोई रिलेशन लग ही नहीं रहा इसका, ठीक। बाकी जो राइट आंसर है वो फटाफट कमेंट करेंगे। सो जो राइट आंसर है आपने देखा होगा फ्रीडम, ठीक है। आपने इनकी बुक का नाम भी, एक बार बुक का नाम पता करना है, जो अमृता सेन की बुक थी, ठीक है, वो बुक का क्या नाम था, ठीक। सो बुक का नाम इसी के ऊपर जो सी है ना, इसी में से मिल जाएगा आपको, ठीक। तो कमेंट करेंगे बुक का नाम फ्रीडम एज डेवलपमेंट, ठीक। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाइल एनालाइजिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लार्क गेव द मोर एम्फसाइज ऑन, ठीक है। क्लार्क की थ्योरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस सेट से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेट से लिया गया है, ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ भी रिपीट होते हैं और नेट में भी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में क्लार्क ने ज़्यादा फोकस किस पे किया है, ठीक है, क्लार्क ने ज़्यादा फोकस किस पे किया है। सो ज़्यादा फोकस क्लार्क ने किया है डिमांड फॉर लेबर, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जिसका भी ए है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन मीन्स, ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल इक्विटी और एक होती है वर्टिकल इक्विटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फटाफट आंसर पढ़ेंगे, एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आंसर की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन से यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा, वही आप लोग थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल का मतलब होता है विच इज विलिंगनेस टू, विच इज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, ठीक है। एबिलिटी टू पे पे डिपेंड करता है, जितनी एबिलिटी होगी उतना ही पे करेगा, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, ठीक। सो दैट इज जो फर्स्ट ऑलरेडी बिल्कुल करेक्ट है। टैक्स पेयर इन टैक्सेशन सर्कमस्टेंसेस बियर डिसिमिलर टैक्स लाइबिलिटी, मतलब जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स देगा और जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स देगा, ठीक है। डिसिमिलर इनकम ग्रुप पे डिसिमिलर टैक्सेस, ठीक। तो जो बाकी बी ऑल्टरनेटिव है, जो बी ऑल्टरनेटिव इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सिमिलर टैक्स सिमिलर इनकम ग्रुप, ठीक। तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज एज पर देयर HDI रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो रैंक फर्स्ट है वो पहले लगाना है और जो रैंक बाद का है वो बाद में लगाना है, ठीक। तो 4 कंट्रीज दी गई हैं, उनके HDI स्कोर दिए गए हैं और आपने HDI 2020 का रिपोर्ट अच्छे से पढ़ा भी होगा, इसको पढ़ लेना। इसमें थोड़ा देखना कि व्हाट इज इंडियाज वैल्यू, ठीक है, वैल्यू कितनी है। अभी मिडिल इंडिया, जो मिडिल डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें हम लोग लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है, ना ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है और ना ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। सो फटाफट जो वैल्यू मैंने फटाफट वो भी पता करेंगे, इंडिया की वैल्यू कितनी है, फिर हम चलते हैं रैंकिंग पे, ठीक है। जो पाकिस्तान की रैंकिंग है आउट ऑफ 189 नेशंस, ठीक है, ये 189 नेशंस, पाकिस्तान की 154, चाइना की 85 और इंडिया 131 और मालदीव्स 95, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी सेट करते हैं। जो फर्स्ट रैंक दिख रहा है यहाँ पे पहला वो है 85 चाइना, ठीक। सो 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3 एंड 1, ठीक है, 2 4 3 1, 2 4 3 1, जिसका भी सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं वैल्यू कितनी है, ठीक है। जो इंडिया की HDI वैल्यू है वो कितनी है, 0.645, ठीक है, जिसका भी ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, 0.645। और वहीं अगर चाइना की बात करें, चाइना की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, चाइना की वैल्यू HDI वैल्यू हमसे ज़्यादा है, 0.761 समथिंग है, ठीक, तो हमसे काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अगेन मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, अगर बोरियत आएगी तो थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है। अगर आपका माइंड सेट इधर उधर जाएगा तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। सो कोशिश करिएगा करेक्ट आंसर देने की। ऑफर कर्व, लेफर कर्व, लॉरेंज कर्व, किंग डिमांड कर्व, बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि इंडिविजुअली पूछता है, ठीक है। किंग डिमांड कर्व रिलेटेड विद, लॉरेंज कर्व रिलेटेड विद, इंडिविजुअली भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो राइट पेयर कौन सा है इसमें फटाफट कमेंट करेंगे। सो चलिए हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं। ऑफर कर्व्स, ठीक है, हु गिव द ऑफर कर्व फर्स्ट टाइम,
ऑफर कर्व की थ्योरी किसने दी थी, एक बार फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, ऑफर कर्व। ठीक, सो आप जितने भी आंसर्स हैं हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं, तो कमेंट में हमें पोस्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में। ठीक है, ऑफर कर्व जो मार्शल है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ऑफर कर्व रिलेटेड विथ रेसिप्रोकल डिमांड, और लेफर कर्व्स पब्लिक रेवेन्यू एंड, एक बार बताएंगे थोड़ा सा लेफर कर्व रिलेशन किसके बीच का है, पब्लिक रेवेन्यू एंड, मतलब पब्लिक रेवेन्यू दैट इज टैक्सेशन रेवेन्यू एंड किसके बीच का रिलेशन है। ठीक है, और लॉरेंज कर्व रिलेटेड विद इनइक्वालिटी, और किंग डिमांड कर्व रिलेटेड विद स्टिकी प्राइजेस। ठीक है, सो लेफर कर्व जुड़ा हुआ है दैट इज पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक टैक्स, या फिर दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, या फिर टैक्स बेस। ठीक है, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिसका भी ये आंसर है। ठीक, अब देखते हैं पेयर कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, फर्स्ट का 3, सेकंड का 1 एंड देन 4 एंड देन 2। तो ए ऑप्शन जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1 स्टेटमेंट, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्या है, राइट है या रॉन्ग है, अभी यहाँ क्लियर कर लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप derived through the marginal rate of transformation. Indifference curve are convex to the point of origin to the two axes and at consumer equilibrium price line equal to MRS. ठीक है, 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। माइक्रो का ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको समझने में टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप ड्राइव फ्रॉम MRT मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं, ये आंसर गलत है। किससे डिराइव होता है, ठीक है, कमेंट करेंगे थोड़ा सा, किससे लिया जाता है ये, IC, बिकॉज IC इज इक्वल टू, कमेंट करेंगे फिर हम डिस्कस करते हैं। और इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिल्कुल करेक्ट है। और एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वहाँ पे जो प्राइस लाइन है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, MRS के बराबर, दैट मीन्स IC के बराबर। तो जो ये स्लोप है MRT नहीं होगी, ये क्या होगा, MRS। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो एट पॉइंट इक्विलिब्रियम ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, प्राइस लाइन और MRS। सो AC एंड D, ACD, C आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिसका भी C है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी आ चुका है डायरेक्ट फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी होती है जिसमें कुछ लेबर को सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले। ठीक है, जैसे मैटरनल बेनिफिट, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बेनिफिट उसकी फैमिली को दी जाता है, तो ये भी सिक्योरिटी है। पेंशन एक सिक्योरिटी है। इंडस्ट्रियल इंजरी अगर होती है उसके लिए भी कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, बल्कि जो वेजेस हैं, वेजेस में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, वो आपको दी जाएगी, आप उसको बेसिक खर्च कर दो या फिर अपने पास रखो, तो वेजेस में कोई सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं है। ठीक, तो ये वाली बातें कहाँ कही गई थी, एक बात, ये फैक्ट्री जो एक्ट है इसको थोड़ा सा माइंड में रख लेना, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। फैक्ट्री एक्ट कौन सी ईयर में आया था, फैक्ट्री एक्ट, थोड़ा सा नॉर्मल या फिर कॉमर्स स्टूडेंट इसको अच्छे से स्टडी करते हैं फैक्ट्री एक्ट को। खैर इकोनॉमिक्स में तो कम है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में थोड़ा यूज होता है। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948 करेक्ट है, 1948। और इसमें भी 1949 से ये वर्क दैट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1949। लेकिन उसमें भी एक चीज और है, किसकी रिकमेंडेशन थी, किसकी रिकमेंडेशन थी कि फैक्ट्री एक्ट सेटअप होना चाहिए। ठीक है, ये भी लिख लो, कई बार आ जाता है। दैट वाज रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल लेबर कमीशन। ठीक है, रॉयल लेबर कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द इंटरमीडिएट लेयर इन द 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 3 लेयर्स हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है इंटरमीडिएट, जो बीच में है, मिडिल, ठीक है, वो कौन सा है। ठीक है, सो मिडिल वाला कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे। खैर नाबार्ड तो हो नहीं सकता, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स है, तो 3 ऑप्शन रह गए आपके पास। ठीक है, तो मिडिल कौन सा रह गया, जो स्टेट है इसको बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, ये हर स्टेट में होता है, हर स्टेट में एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आपको जरूर मिलेगा, और ये एपेक्स होता है। ठीक है, ये जो जितने भी 3 टायर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में एपेक्स बैंक है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट है वो है आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव।
तो स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट लेवल पे काम करता है और सेंट्रल कोऑपरेटिव ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। बल्कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज विलेज लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर या 3 टायर्स, ठीक। तो एक बार हम लोग जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मिडल, दैट इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और इसका फ्लो चार्ट भी देख लो। सो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में आते हैं, ठीक, और लॉन्ग टर्म में आते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड लोन्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं, दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव, दैट इज अपेक्स बैंक, और उसके बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेंट्रल कोऑपरेटिव, ठीक है, बैंक्स जो डील करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। पब्लिशर्स हैं और उनके पब्लिकेशंस हैं, और ये तो नेशनल लेवल पे है। अभी जो पब्लिकेशंस है इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लेना कि किसकी पब्लिकेशन कौन सी है, ठीक है, इंटरनेशनल। और इस पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा, और वो हमने 6 महीने पहले बनाया था तकरीबन, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, CSO, RBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो जो भी पेयर आपको करेक्ट लगता है फटाफट कमेंट करेंगे, जो भी इसमें से ऑल्टरनेटिव करेक्ट लगते हैं, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्या बेस है WPI का? फटाफट कमेंट करेंगे कि बेस ईयर कौन सा है WPI का, ठीक। उसके बाद सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये नेशनल अकाउंटिंग GDP फोरकास्ट करती है, और GDP का भी बेस ईयर बता देंगे कि GDP का बेस ईयर क्या है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। अच्छा, RBI का भी एक बेस ईयर होता है, ठीक है। अगर आपको पता हो RBI का बेस क्या है, एक बार थोड़ा बताना एक बार, RBI का बेस, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स बात करेंगे 2011 बिल्कुल करेक्ट है, और 2011-12 हो गया GDP का, दैट इज 2011-12, और बेस ईयर इसका WPI का भी 2011-12 ही, ठीक है, 2011-12। लेकिन यहाँ थोड़ा डाउट है, एक RBI का जो बेस है मॉनेटरी बेस, ठीक है, किस ईयर का है वो, ठीक है, 1978 शायद होगा, लेकिन आप चेक कर लेना इसको क्या है, ठीक। अब चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। सो फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, उसके बाद 3 का 1 एंड फोर्थ का 2। जो डी ऑप्शन है जिसने भी आंसर दिया करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स। देखो जो 2 चीजें होती हैं, एक डिवैल्यूएशन और एक डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो दोनों चीजें अच्छे से कर लेना। डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं, लेकिन डिवैल्यूएशन वर्क करता है, क्योंकि लास्ट जो हमने MCQs किए थे उसमें भी ये डिस्कस हुआ था, ठीक है। डिवैल्यूएशन क्या करेगा, चेंजेस इन प्राइस से BOP एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है, और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होगा, ठीक। सो डिवैल्यूएशन से क्या होगा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, या रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी डेलिबरेटली बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये तो 2 ऑप्शन है ना, ये बस बेफिजूल के हैं ऑप्शन, जो आंसर निकलेगा इन दोनों में से निकलेगा आपका, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना सीखिए, जो एलिमिनेशन मेथड, जो रॉन्ग आंसर है उनको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, थोड़ा सा स्टडी आपकी इजी हो जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज B, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेलिबरेटली जो गवर्नमेंट है उसकी वैल्यू कम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा बेसिक है, और क्योंकि हम लोग अपनी MCQ सीरीज में ये कई बार एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री हुज टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी, जिसके ऑफर कर्व्स जो होंगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड बेनिफिशियल तब होंगे जब ऑफर कर्व हमारे क्या होंगे, ठीक है, जब ऑफर कर्व हमारे क्या होंगे, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, या फिर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेस इलास्टिक, या फिर इन इलास्टिक। इन इलास्टिक होंगे तो बेनिफिशियल, अगर मोर इलास्टिक या इलास्टिक है तो अनफेवरेबल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ नॉन सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग क्या होता है, इन विच ऑल इंडिविजुअल्स या फिर ऑल यूनिवर्स या फिर ऑल आइटम्स हैव नॉट इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड। जब इक्वल चांस नहीं रहता सेलेक्ट होने के तो उसको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग। जब इक्वल चांस रहेगा सिलेक्ट होने के उसको बोलते हैं रैंडम,
ठीक है, मतलब रैंडम सैम्पलिंग। तो नॉन सैम्पलिंग बोल रहा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग है, क्वार्टर सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग। तो जो सिस्टमेटिक है यह रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ अनफिल्ड जॉब वैकेंसीज एंड द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर इज डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, एक पहले वाली सीरीज में भी हमने एक क्वेश्चन पूछा था, अनफिल्ड जॉब वैकेंसीज एंड अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, जो ये रेशो है या फिर जो ये प्रिंसिपल है, कि किसका प्रिंसिपल है, या फिर इस जो रिलेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, रोमसिक प्रिंसिपल, लैफर कर्व, लॉन्ग रन फ्लिप कर्व, या फिर बेवरेज कर्व। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेवरेज कर्व। बेवरेज कर्व रिलेशन बिटवीन जॉब वैकेंसी रेट्स, जितनी जॉब वैकेंसी रेट्स कम होती जाएंगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। ठीक, सो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीप्ट इन द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैपिटल रिसीप्ट के। एक तो ये क्या करेगा, कैपिटल रिसीप्ट आपने अपनी संपत्ति बेच के रिसीप्ट किया है। ठीक है, तो असेट्स क्या होंगी, असेट्स डिक्रीज हो जाएंगी, और आपने जो रिसीप्ट किया है हो सकता है बोरोइंग से रिसीप्ट किया है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, एसेट डिक्रीज करेगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस। इंटरेस्ट रिसीप्ट ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट और पब्लिक एंटरप्राइज, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, या सेलिंग ऑफ पीएसयूज टू प्राइवेट। ठीक है, कौन सा इसमें से कैपिटल रिसीप्ट है। कैपिटल रिसीप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। असेट डिक्रीज करेगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। सो जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये रिवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो डिविडेंड्स है, प्रॉफिट है, ये भी रिवेन्यू का पार्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसीप्ट में नहीं आएगा। और ये दो तो है नहीं, ठीक है, बल्कि जो कैपिटल रिसीप्ट है बोरोइंग एंड सेलिंग ऑफ पीएसयूज मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीजें आएंगी कैपिटल रिसीप्ट में। ठीक, सो 3 और 4 जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, मार्केट फेलियर एक्सटर्नैलिटीज के कारण आता है। एक्सटर्नैलिटीज जितनी भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, तो ये चीजें मार्केट फेलियर का थोड़ा सा कारण बनती है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग कि किस कारण होता है, दैट इज एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पब्लिक गुड्स, या फिर एडवर्स सिलेक्शन। ठीक है, राइट आंसर इसमें से क्या होना चाहिए, सो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके कारण भी मार्केट फेल होता है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट के कारण नहीं होता, क्योंकि अगर कॉमन प्रॉपर्टी राइट है तो मार्केट फेल होगा। ठीक है, पब्लिक गुड्स के कारण मार्केट फेल होता है, और एडवर्स सिलेक्शन के कारण। ठीक है, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। सो 1, 3, 4 सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, FRBM, इंडस्ट्रियल सिकनेस, टैक्स रिफॉर्म, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 4 कमिटीज हैं और उनकी एरियाज हैं। ठीक है, वर्क एरियाज कहाँ कहाँ उन्होंने स्टडी की है। सो FRBM एक्ट अगर हम बात करें, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है FRBM एक्ट विजय केलकर। ठीक है, टाइमिंग क्या है, 2003 में। इंडस्ट्रियल सिकनेस ओमकार गोस्वामी, 1993। टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, राजा चिलिया कमेटी। ठीक है, और राजा चिलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन टैक्सेशन रिफॉर्म। ठीक है, याद रखना ये इंडियन टैक्सेशन रिफॉर्म। ठीक है, राजा चिलिया को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन टैक्सेशन रिफॉर्म, याद रखना। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट इज आबिद हुसैन, और कार्वे कमेटी भी जुड़े हुए हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही। ठीक है, कार्वे कमेटी 1956। सो ऑप्शन अब मैच करते हैं, फर्स्ट का 4, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का 4, सेकंड का सेकंड, देन फर्स्ट एंड देन 3। डी ऑप्शन जिसका भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एन एरिया वेयर ऑल बैरियर्स। ठीक है, ये जो हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया था ना अपने कुछ दिनों पहले, पिछले वीक में किया था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वहीं से क्वेश्चन पिकअप है। एन एरिया वेयर ऑल बैरियर्स रिमूव्ड अमंग मेंबर्स ने तो सब बैरियर हटा दिए,
बट ईच नेशन इम्पोज सेम बैरियर ऑन नॉन मेंबर्स इज कॉल्ड। अदर मेंबर के साथ, जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ सेम बैरियर अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेम बैरियर। तो कौन सा हम यहाँ फॉर्मुलेशन होगा, इकोनॉमिक यूनियन, मतलब कौन सा यूनियन फॉर्मुलेशन होगा ये बताना है, ठीक। तो डाउट किस में रहेगा, फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन में थोड़ा सा डाउट रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन मार्केट है, कॉमन मार्केट में तो फैक्टर्स मूवमेंट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स, और इकोनॉमिक यूनियन एडवांस लेवल का है, इसमें सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कस्टम यूनियन में और फ्री ट्रेड में थोड़ा सा फर्क है। जो ये राइट आंसर है यहाँ कस्टम यूनियन है, ठीक है। जब सेम बैरियर अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर सेम बैरियर फॉलो कर रहे हैं नॉन मेंबर के साथ, तो वो कस्टम यूनियन। अगर ईच नेशन, ईच मेंबर नेशन अपने अपने बैरियर इंपोज करेगी नॉन मेंबर के साथ, तो वो फ्री ट्रेड होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका ए, ठीक है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। सो दैट इज कस्टम यूनियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। दो केसेस हैं, एक में इन्फिनिटी है और एक में 0 है। द होल इंसिडेंस इज ऑन, तो टैक्सेस का जो इंसिडेंस है, टैक्सेस का जो बर्डन है कहाँ जाएगा, फर्स्ट में बायर, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ इन्फिनिटी है क्या बायर में, और दूसरे केस में सेलर में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है वो आपने बताना है, ठीक है। फर्स्ट केस सेलर या बायर, या सेलर सेलर या बायर बायर, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। फर्स्ट केस में इलास्टिसिटी डिमांड अगर इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, ठीक है, किस पे ज़्यादा इंसिडेंस आएगा, मतलब मनी बर्डन किस पे आएगा टैक्स का, और जब इलास्टिसिटी डिमांड 0 होगा तो किस पे आएगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट। अगर इलास्टिसिटी डिमांड इन्फिनिटली इलास्टिक, दैट इज इन्फिनिट है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है कि कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर के पास ऑल्टरनेटिव बहुत है, मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत है। अगर उसके पास अवेलेबिलिटी बहुत है, ठीक है, वो किसी के पास भी सामान ले सकता है। अगर एक ने प्राइस बढ़ा दी है तो वो दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्क पड़ने वाला है वो सेलर को पड़ने वाला है, ठीक है। जो सेलर जब प्राइस बढ़ाएगा, टैक्स इंक्रीज करके प्राइस बढ़ाएगा, कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएगा दूसरे के पास, तो सेलर को नुकसान होने वाला है। फर्स्ट में जो बर्डन आएगा सेलर पे आएगा। अब दूसरा देखते हैं, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, कंज्यूमर के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। कंज्यूमर को सीधा जाना पड़ेगा एक ही शॉप पे या फिर एक ही मार्केट में जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है उसके पास। अगर टैक्स लगता भी है, उसका प्राइस बढ़ता भी है, तो भी कंज्यूमर को वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बायर पे आएगा सारा इफेक्ट। तो पहले में सेलर में और दूसरे में आ रहा है बायर में, तो सेलर एंड बायर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, so arrange the following countries according to their share in India's export 2020-21। एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है, इंडियाज एक्सपोर्ट। तो 21 और 22 का भी डाटा लगभग सेम ही रहने वाला है। तो इस टाइप का डाटा यूजीसी नेट हमेशा पूछता है वैसे, मोस्ट प्रोबेबली। सो सबसे पहले रखिए यूएसए को, क्योंकि यूएसए एक्सपोर्ट में शेयर ना बहुत ज्यादा है और अभी भी टॉप पे ही चल रहा है 16.8, ठीक है। तो इसको टॉप पे रखिए। अब देखिए कि जो आपका सीक्वेंस है वो कौन सा करेक्ट बनता है, ठीक है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस बनता है। और उसके बाद आता है ईयू का शेयर भी आजकल बढ़ने लग गया है 14.6%। उसके बाद यूएई, ठीक है, 9.1%, और चाइना का शेयर अभी कम हो रहा है 5.3%, ठीक। तो अगर देखें हम लोग, दो पहले यूएसए आ गया सबसे हाईएस्ट, दैट इज 2, उसके बाद आ गया 3, फिर उसके बाद 1 एंड फिर 4, ठीक है, जो सी ऑप्शन है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, the death of the baby child before 28 days of delivery is considered as, ठीक है, 28 डेज से पहले अगर डेथ हो जाती है बच्चे की तो उसको कौन सी हम लोग डेथ बोलते हैं या कौन सी मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो ये चारों मोर्टेलिटी रेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चारों ही किसी न किसी वे में पूछे जाते हैं, ठीक। सो बिफोर 28 डेज, ठीक है, 28 डेज। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसमें न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। 28 बिफोर 28 डेज हो रही है तो वो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अगर बिफोर 7 डेज हो रही है, ठीक है, बिफोर 7 डेज हो रही है तो वो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, इसको याद रखिएगा। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चों की डेथ हो जाती है अमंग 1000 दैट इज 1000 चिल्ड्रंस, ठीक है, ड्यूरिंग 1 ईयर, फर्स्ट ईयर में ही। और मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब कितनी मदर्स ऐसी हैं जो
जिनकी डेथ हो जाती है अमंग 1 लाख मदर में से प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के 42 डेज के अंदर जितनी मदर्स की डेथ हो जाती है। चलिए, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा, पहले ही आपको इंडिकेशन दे देते हैं, इट इज नॉट अबाउट नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर की बात कर रहा है। तो फर्स्ट 10 होल नंबर्स का आप लोग समीशन करोगे, फिर उसका मीन निकालोगे। सो मीन वैल्यू क्या आएगी। यहाँ वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, यहाँ वीडियो पॉज कर लेना, क्योंकि अगर टाइम समझ आ गया तो जल्दी हो जाएगा, अगर थोड़ा टाइम लगेगा, समझ नहीं आया थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, सो होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 से होता है। ठीक है, तो 10 नंबर मांग रहा है, तो 0 से 9 तक। ठीक है, होल नंबर जो 10 बोलिए कहाँ तक आएगा, 0 to 9। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, तो जो 10 नंबर से वो होगा 0 to 9 तक। ठीक है, क्योंकि 0 भी काउंट हो रहा है। अगर हम नेचुरल नंबर बोलते तो नेचुरल 1 to 10 होता। ठीक, तो अब इसका देखिए मीन क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको प्लस करेंगे 0 + 1 + 2 + 3। एक तो वे ऐसे है। ठीक है, और एक वे है प्रोसेस जो आपका परफेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, n × n + 1/n। अब इसके बाद भी छोड़ दीजिए, इसके बाद भी हम लोग कहाँ चलते हैं, उससे भी इजी वे में चलते हैं। तो जब भी आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, चाहे वो नेचुरल नंबर पूछे, चाहे वो होल नंबर पूछे, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन 2 कर दो। ठीक है, अपॉन 2, फर्स्ट वैल्यू अपॉन लास्ट वैल्यू। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कितनी है 0 और लास्ट वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, अपॉन 2 कर दो, दैट इज 4.5। ठीक है, 4.5। ऐसे ही अगर हम नेचुरल नंबर का करते हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो 55 आएगा। 55 अपॉन 10 करेंगे तो 5.5 आएगा। तो इससे भी अच्छा सिंपल करो, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू 1, लास्ट वैल्यू 10। ठीक है, फर्स्ट 1 + 10 अपॉन 2 कर दो, 5.5 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर आपने 1 से 100 तक करना है, ठीक है, ये तभी एप्लीकेबल है जब सीक्वेंस में चल रही है कोई सीरीज। ठीक है, अगर 1 से 100 तक चल रहा है तो इसका मीन निकालना है आपको। तो क्या करिए, दैट इज लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन 2 कर दीजिए। ठीक है, सो दैट इज 50.5। तो ये वाला उसमें एप्लीकेबल होता है जब आपका सीक्वेंस में चल रहा है कुछ। ठीक है, तो जो यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 4.5। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा होमवर्क के लिए देते हैं, इसको करिएगा। एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा कि इसका मीन वैल्यू क्या आता है। ठीक है, फर्स्ट 19 होल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 19 होल नंबर का मीन निकालना है। ठीक है, मीन वैल्यू क्या होती है फर्स्ट 19 होल नंबर की। और दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट 22 नंबर से जो फर्स्ट 22 नंबर से नेचुरल, इनका मीन निकाल के देखिएगा कितना आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑल्टरनेटिव है आपको ये बताना है। सो रिगार्डिंग मनी 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, M1 to M4 तक मनी सप्लाई है, दैट इज M1, M2, M3 एंड M4। ठीक, तो इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। ठीक, सो M3 इक्वल टू दैट, M3 इक्वल टू दैट एंड M2 इक्वल टू दैट। ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो मनी सप्लाई है, तो M1 है, उसके 3 कंपोनेंट है, ये ध्यान में रखना, C + DD + OD। ठीक है, तो जो M3 है, ठीक है, उसमें एक वेरिएबल और ऐड हो जाएगा, दैट इज M1 + टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है, तो नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, इसमें से जो नैरो मनी है वो M1 है और ब्रॉड मनी कौन सा है M4। और मोस्ट वाइडली मनी सप्लाई जो मेजर है वो कौन सा यूज होता है इकोनॉमी में, कमेंट करेंगे कौन सा मोस्ट वाइडली हम लोग या फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, वो है M3। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, गाडगिल योजना है, इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान, गरीबी हटाओ स्लोगन और इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि 4 टाइप के क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे। सो गाडगिल योजना अगर हम बात करें 3rd 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि ये यूज होता 1967 68 तक, 68 या 69 तक चला गया था, लेकिन इंट्रोड्यूस हुआ 3rd 5-year प्लान में। और इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान, क्या डेट थी रोलिंग प्लान की।
ठीक है, आप लोग साथ साथ कमेंट भी करते रहिए क्या डेट थी रोलिंग प्लान की, 1978। ठीक है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी जनता दल की, और ये जो यहाँ पे 1978 रोलिंग प्लान, इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, किसने दिया था कॉन्सेप्ट, ठीक, गिवन बाय गुनर मेडल। ठीक है, चलिए गरीबी हटाओ स्लोगन्स किसने दिया था, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था, किस प्राइम मिनिस्टर ने। सो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1971 में। और इंक्लूसिव स्ट्रेटजी कब था, इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी, दैट वाज स्ट्रेटजी ऑफ 11th 5-year प्लान। ठीक है, मतलब कि 2007 से लेके 2011 तक। चलिए अब क्रोनोलॉजी सेट करते हैं। गाडगिल योजना 3rd 5-year प्लान, तो ये फर्स्ट में हो गया, दैट इज ए फर्स्ट में हो गया। उसके बाद है रोलिंग प्लान, दैट इज गरीबी हटाओ 1971, तो ए सी। उसके बाद आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान 1978, ACB, सो ACB एंड देन डी। ठीक है, जो क्रोनोलॉजी राइट है वो है आपका सेकंड। चलिए कुल मिला के ये 25 क्वेश्चंस थे। इसमें से आप लोग ऑनेस्टली बताइए कि 25 में से आपके कितने ठीक होते हैं। क्या 25 में से 25 है, फिर तो एक्सेलेंट रिजल्ट है। ठीक है, फिर भी देखिए अगर क्या 20 to 25 के बीच में है स्कोर, या फिर उससे नीचे है, या 15 to 20 है, कितना स्कोर है ये थोड़ा कमेंट करिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग मेन टारगेट यही होता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर हो पाए। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे लेक्चर 4, इसमें भी हम लोग मिक्स्ड MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहिए। थैंक यू सो मच।